नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण, कि जो राजनीतिक संस्कृति है इसके आधार पर हम किसी भी प्रणाली को कौन सी श्रेणी में रखेंगे। यहाँ हम राजनीतिक प्रणाली को राजनीतिक संस्कृति के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इसमें जो वर्गीकरण है उसका मुख्य आधार यही रहता है कि किसी भी राजनीतिक प्रणाली वाले जो लोग हैं वो राजनीतिक प्रणाली में किस रूप से भाग लेते हैं, कितनी हद तक भाग लेते हैं, कितने प्रकार से भाग लेते हैं, केवल आउटपुट से संबंधित हैं या इनपुट से भी संबंधित हैं, निष्क्रिय प्रजा हैं या सक्रिय भागीदारी है उनकी। ये जो सारे हैं ये आधार बनाए गए हैं किसी भी राजनीतिक संस्कृति को जानने के लिए, उसके विश्लेषण के लिए, और इसी के आधार पर ही राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किया गया है कि लोगों की निष्क्रियता राजनीतिक प्रणाली के प्रति या लोगों की सक्रियता राजनीतिक प्रणाली के प्रति, इसके आधार पर राजनीतिक प्रणाली को राजनीतिक संस्कृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। मुख्य रूप से इसमें दो आधार बनाए गए हैं। फर्स्ट है जो वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, वर्गीकरण के दो आधार हैं। फर्स्ट है प्रजा की भूमिका और सेकंड है सहभागियों की भूमिका। प्रजा की भूमिका का अर्थ यह है कि इसमें जो प्रणाली के अंतर्गत रहने वाले लोग हैं उनका ना तो इनपुट से कोई संबंध होता है और ना ही आउटपुट से, मतलब वो सिर्फ चुपचाप उस व्यवस्था से संबंधित रहते हैं, उसमें आज्ञा पालन करते हैं, अनुशासन में भी रहते हैं, लेकिन कोई भी मांग प्रस्तुत करने में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। और जो आउटपुट है, कानून उन पर लागू होते हैं, कानूनों का स्वरूप क्या है, क्यों लागू हो रहे हैं, इस बात से भी उनको कोई ज्ञान ही नहीं होता इस बात का। तो ज्ञान नहीं होता तो ठीक है, घरे पे वो चल रहे होते हैं कि व्यवस्था में इस तरीके से रहना है और उनको बस आदत सी पड़ जाती है व्यवस्था के अनुसार चलने की, जबकि राजनीतिक प्रणाली का उनको कोई ज्ञान नहीं होता। सेकंड जो इसमें सहभागियों की भूमिका, तो इसमें जो राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत रहने वाले लोग हैं वो इनपुट से भी संबंधित होते हैं और आउटपुट से भी संबंधित होते हैं, माने वो मात्र प्रजा नहीं होते, वो सक्रिय भूमिका अपनी निभाते हैं। वो समय समय पर राजनीतिक प्रणाली के समक्ष अपनी मांगे भी प्रस्तुत करते हैं, राजनीतिक प्रणाली की निर्णय प्रक्रिया को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और राजनीतिक प्रणाली के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनको भी वो उस हद तक स्वीकार करते हैं जिस हद तक उनको उससे कोई फायदा है। जिससे फायदा नहीं है या कोई नुकसान है उसका वो विरोध करने के लिए भी तत्पर रहते हैं, पूरा फीडबैक वो उससे संबंधित अपना प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे में ये जो दो आधार हैं, प्रजा की भूमिका और सहभागियों की भूमिका, इन दोनों आधारों को लेकर वर्गीकरण किया गया है कि इन दोनों आधारों के आधार पर, इन दो तथ्यों के आधार पर, लोगों की सहभागिता के आधार पर, लोगों की निष्क्रिय अथवा सक्रिय भूमिका के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट आ जाएगा संकीर्ण या सीमित राजनीतिक संस्कृति। ये ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जो शासक है वो एक ही समय में राजनीतिक कार्य भी करता है, धार्मिक कार्य भी करता है, आर्थिक कार्य भी करता है और न्यायिक कार्य भी करता है। माने कार्यों का विशेषीकरण इस राजनीतिक प्रणाली में नहीं होता, कार्यों का विभिन्नीकरण इसमें नहीं होता। सभी कार्य एक ही प्रकार के मान लिए जाते हैं और एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था के द्वारा वो किए जाते हैं। मुख्य रूप से ये परंपरागत समाजों में पाया जाता है। तो ऐसे में जब एक ही व्यक्ति सारे तरह के कार्य कर रहा है, चर्च के कार्य भी वही संभाल रहा है, शासन व्यवस्था भी वही संभाल रहा है, न्याय के कार्य भी वही कर रहा है, तो ऐसे समाज के, परंपरागत समाज के जो लोग हैं
उनको राजनीतिक प्रणाली का ज्यादा ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान ना होने की वजह से वो उस शासक को ही अपना सर्वे सर्वा मानते हैं, और उसने जो नियम तय कर दिए उसी के अनुरूप वो अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि उनको राजनीतिक प्रणाली का ज्ञान नहीं है। निर्णय कैसे लिए जाते हैं या प्रजातंत्र क्या होता है इस बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं होता, और यदि थोड़ा बहुत उनको ज्ञान हो भी जाए राजनीतिक प्रणाली का, तो भी वो इनपुट में अपनी कोई भूमिका नहीं निभाते। उन्हें यही लगता है कि ठीक है, ये शासक का ही काम है, शासक को ये सारा करना है, देखना है और समझना है, व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करना है। वो खुद को राजनीतिक कार्यों से जोड़ ही नहीं पाते। तो ये तो होगी संकीर्ण या सीमित राजनीतिक संस्कृति, जिसमें जो लोग हैं वो पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय किस मामले में? इनपुट के मामले में। आउटपुट से वो संबंधित तो हैं, लेकिन आउटपुट पर भी वो फीडबैक नहीं देते, उसको ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं। सेकंड इसमें आ जाएगा प्रजामूलक राजनीतिक संस्कृति। ये राजनीतिक संस्कृति ऐसे समाजों में मिलती है जहां राजनीतिक प्रणाली के प्रति लोगों में ज्यादा लगन नहीं होती, लगाव नहीं होता। तो इस व्यवस्था में जो लोग हैं इनपुट से तो बिल्कुल ही संबंधित नहीं होते, कोई मांग कभी वो प्रस्तुत नहीं करते, आउटपुट से संबंधित होते हैं, केवल नियमों को मानने से संबंधित। और ये जो राजनीतिक संस्कृति है ये मुख्य रूप से ऐसे देशों में पाई जाती है जो कि उपनिवेश या किसी विदेशी सत्ता के अधीन है। उपनिवेश का अर्थ भी यही है, किसी विदेशी शक्ति ने उनको गुलाम बनाया हुआ है, कोई विदेशी शक्ति उन पर शासन कर रही है। जब कोई विदेशी शक्ति शासन कर रही है तो वहां के जो लोग हैं वो इनपुट में तो उनकी कोई भूमिका हो ही नहीं सकती निर्णय निर्माण में, और कोई वो मांग उठाएंगे भी तो विदेशी सत्ता क्यों सुनेगी उनके लिए तो मात्र वो गुलाम है। और लेकिन जो कानून है उससे वो प्रभावित होते हैं और उसको वो चुपचाप मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें स्वतंत्रता की भावना का, राजनीतिक प्रणाली के प्रति लगन का अभाव होता है। लेकिन जैसे जैसे फिर उनमें राजनीतिक चेतना जागृत होती है, और जब राजनीतिक चेतना जागृत हो जाती है तो फिर क्या होता है, फिर वो उस विदेशी सत्ता को बाहर खदेड़ने के प्रयास में लग जाते हैं। माने जब तक लगन नहीं है, जागरूकता नहीं है, तब तक वो गुलाम रहते हैं, और जब जागरूकता आ जाती है तो फिर उसको उखाड़ फेंकने के प्रयास करते हैं। जो भी विदेशी शासक है उसको देश से बाहर कैसे निकाला जाए, इसके लिए वो अपने लेवल पर चाहे आंदोलन करें या जो भी प्रयास उनके द्वारा किए जाते हैं। थर्ड है इसमें सहभागी राजनीतिक संस्कृति। ये जो राजनीतिक संस्कृति है, सहभागी राजनीतिक संस्कृति, ये ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें लोग राजनीतिक प्रणाली के प्रति ज्ञान रखते हैं। वो केवल आउटपुट से संबंधित नहीं होते, वो इनपुट से भी संबंध रखते हैं। समय समय पर जो अपनी मांगे हैं वो शासकों के समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। और ऐसी राजनीतिक प्रणाली में शासक और शासित में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। जो आज शासित है वो कल शासक हो सकता है, और जो आज शासक है वो कल शासित हो सकता है। इतनी ज्यादा जागरूकता और इतनी ज्यादा सक्रियता इस राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत पाई जाती है, क्योंकि इसमें जो नागरिक हैं वो सक्रिय रूप से राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े होते हैं, इनपुट से, आउटपुट से, और आउटपुट के फीडबैक से भी वो अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। क्लियर है यहाँ तक?